हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वाला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद से तो क्लास नहीं हो पाई थी। कल तो 5 सितंबर था, धरना प्रदर्शन था, तो इस वजह से क्लास नहीं हुई है। ठीक है, अब इसमें का हम लोगों ने आधा पढ़ लिया, बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वो वाली क्लास आपने देखा होगा, मैंने अलग से पीडीएफ उसकी जनरेट की थी हिंदी इंग्लिश में, तो उसमें हाईलाइट तो ऑब्वियस ही बात है उसमें नहीं हुआ था। तो आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि आप पहले वाले जैसा ही करो, आप हाईलाइट करके ही करो, इंग्लिश मत ऐड कीजिए, क्योंकि उससे बहुत टाइम, पीडीएफ काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर बार बार आप उसको भी पढ़ते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप मुझे आज कमेंट करके बता ही दीजिएगा आप लोग, मेजॉरिटी किसकी है, किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए या फिर जो एक दिन पहले हम लोगों ने देखा था उस तरीके से चाहिए। ठीक है, वैसे समझ आपको दोनों में आएगा, ओनली हिंदी में चाहिए या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। और 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, बट अब कंटिन्यू होगा। कल क्लास इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपको पता ही है, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। उस बीच में क्लास रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो आपको पता ही है वहाँ पर प्रयागराज में थे। ठीक है, सारे नहीं लेकिन ऑलमोस्ट तो गए ही थे जितने लोग जा सकते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आप में से आप कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियोस को, सो प्लीज़ आज तो लाइक कर ही दीजिए। चलिए देखते हैं। वैसे जिन लोगों ने भी क्लास के नोट्स जो लोग बना रहे हैं, या फिर अगर आपको समय नहीं मिल रहा है नोट्स बनाने का, तो उसका ज़्यादा ही आपको टेंशन नहीं लेना है। आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कमेंट सेक्शन में नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर भी है। देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी कि सहायक संधि, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए बताना चाहूँगी कि कंपनी का आपको पता ही है कि कंपनी ने डायरेक्ट नहीं कब्जा किया था, धीरे धीरे किया था। ठीक है, उनका ये था ही नहीं कि हमको सीधे ही राज्य हड़प लेना है। उन लोगों ने अपनी पहले प्रतिनिधि, हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना उन लोगों ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जब उसके बाद मतलब रेजिडेंट वगैरह जब इन लोगों ने तैनात कर दिया, तो उनके प्रतिनिधि वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है शामिल हो गए। तो धीरे धीरे कंपनी के हित की रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाते गए, और इस तरीके से वो भारतीय मामलों में भी दखल देने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद से सहायक सेना वाला तो आपको पता ही है कि सुरक्षा मिलती थी, लेकिन उल्टा इन लोगों को पैसे भी देने पड़ते थे। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो पूरा उसका एरिया ना इन्हीं के पास आ जाता था। जैसा कि आप देख ही सकते हो, हैदराबाद का भी कई इलाके इसी तरीके से छीन लिए गए थे सहायक सेना में। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, ये तो पढ़ा हुआ था पहले से। अब ये इनसे क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। ये टीपू सुल्तान एक तरीके से भी पूछता है कि टीपू सुल्तान को किस नाम से हम जानते हैं, तो शेरे मैसूर। ठीक है, जब कंपनी को, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जिसने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 क्लासेस मिलेंगी। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी को जब लगा कि यार अब थोड़ा बहुत है, खतरा है यहाँ पर, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। पहले नहीं उसने अपनाया था। उसको लगता था कि जब कोई चीज़ आराम से मिल जा रही है तो यहाँ पर ऐसे लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसको लगा कि अब करना चाहिए क्योंकि अब खतरा है, तो इसने सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से भी यह बात समझी जा सकती है, अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, हैदर अली, इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1761 से 1782, और इनके पुत्र हैं टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली के हैं। शासनकाल था इनका 82 से 99। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। ठीक है, और मालाबार तट पर रहने वाले व्यापार, मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ठीक है, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 85 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। ठीक है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया, कि मतलब नहीं करना है, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके साथ एक तरीके से जो भी बिजनेस वगैरह पहले होता था वो सब यहाँ पे खत्म कर दिया, रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। ठीक है, और उनकी मदद से अपनी सेना का एक तरीके से आधुनिकीकरण किया, मतलब और भी मॉडिफाई किया, और भी मजबूत किया, और एक तरीके से इनका एक अच्छा खासा रिलेशन हो ही गया था फ्रांसीसी व्यापारियों से। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आप एक बार, ये आपको फोटोज में दिख रहा होगा, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये है लॉर्ड कार्नवालिस, इसके सामने पेश किया जा रहा है।
अब इसका क्या मतलब है, देखिए कंपनी की फौज को, अभी हैदर अली का आपको पता चल गया, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, कई बार टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया कंपनी की फौजों को, जो ये कंपनी थी इनकी फौज को। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में, यहाँ पर देखो इनके दोनों बेटों को अपने पास ऐसे एक तरीके से रख लिया, बंधक बना के। तो यहाँ पर इनकी भी ताकत आपको पता ही है, कमजोर हो गई। तो ये एक तरीके का, इस तरीके का फोटो बनाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वैसे तो इन लोगों ने कई बार हराया है टीपू सुल्तान ने, लेकिन एट द एंड वही होता है, मराठ 1792 में मराठों, हैदराबाद निजाम और कंपनी सब एक साथ हो गई और इसमें इनको हारना पड़ा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये मैंने आपको पहले ही थोड़ी सी स्टोरी समझा दी, बट टीपू सुल्तान में ये मैंने आपको बताया कि इनका फ्रांसीसी व्यापारियों से भी घनिष्ठ संबंध था, और साथ में इनकी ही मदद से अपनी सेना का इन्होंने आधुनिकीकरण किया। और आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पे रोक लगा दी थी, यहाँ पर देखिए कि कंपनी को नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब इन्होंने की ना, तो अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए, आग बबूला हो गए, और इन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है काफ़ी एक तरीके से घमंडी लगते थे, खतरनाक लगते थे इन सबको। तो अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे जो राजा होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना और एक तरीके से उनको ख़त्म करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मिशन है ना, इसमें ये बाधा बनेंगे। तो फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, और ये नाम याद रखिएगा, कितनी बार हुई, 4 बार। यहाँ पर देखिए, पहला हुआ था 67 से 69, उसके बाद 80 से 84 के बीच में, फिर 90 से 92 और 99, ठीक है। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, ठीक है। और मैसूर का जो राजकाज था वो पुराने जो वोडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। तो ये अपनी राजधानी की रक्षा कर रहे थे, उसमें ये मारे गए। फिर उसके बाद से जो भी मैसूर का जो भी काम वाम था, सब कुछ वोडियार वंश को दे दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, मतलब वो भी चला गया कंपनी के कब्जे में, ठीक है। इतनी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। चलिए, ये आपको नहीं पढ़ना है, और इनको बस याद रखिएगा, इनको हम शेरे मैसूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब मराठों से लड़ाई होती है, यहाँ पर देखिए, इतनी सारी स्टोरी समझ में आ गई। अब 18वीं शताब्दी आता है। अब इसका जो आखिरी समय था, आखिर से मतलब 18वीं शताब्दी के आखिर से जो कंपनी थी, वो जो मराठे थे, मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि कंपनी को लगता था ना कि जो भी चीज़ें हमारे लिए खतरनाक हैं या फिर हमारे काम में बाधा बनेंगी ना, उनको कुचलना बहुत ज़रूरी है। तो सेम इनको भी लगा कि भाई इनको भी ख़त्म करना है, इनको भी काबू में करना होगा। तो अब ये शुरुआत होता है 1761 में। 1761 में क्या होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। तो आप जानते ही हैं कि मराठों को कंपनी हराना चाहती थी। अब होता है 1761 में, ये नंबर याद रखना है कि 1761 में होता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसमें हार हो जाती है मराठों की। फिर मराठों का जो सपना होता है दिल्ली से अपना देश चलाने का, वो भी खत्म हो जाता है वहीं पर। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में होती है? तो मराठों और कंपनी के बीच में कब होती है? 1761 में। अब ये सपना भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम ये लोग नहीं चला पाते हैं, तो उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंश के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री होता है, उसके अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी, मतलब इसका मतलब होता है ना, कॉन्फेडरेंसी का मतलब होता है गठबंधन, गठबंधन वाला, ठीक है। गठबंधन के सदस्य थे। पेशवा जो है वो इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो है 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। चलिए, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने जो है मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। उसके बाद से दूसरा होता है अंग्रेज मराठा के बीच में, 3 से 5 के बीच में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका एक परिणाम ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित बहुत सारा जो एरिया था उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद से फिर 1817 से 1819 में होता है तीसरा युद्ध अंग्रेज और मराठा। इसमें जो मराठा थे उसकी ताकत को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया, क्योंकि अब तो वो भी हार चुके थे, तो सब कुछ तो कंपनी के ही हाथ में थी। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर किसका कंट्रोल था? कंपनी का था, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो ये देख सकते हो, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये मैंने उस दिन बताया था, आप बताइएगा ये कौन है?
ठीक है। अब ये है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है स्मृति में। तो अभी इनके बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है। सर्वोच्चता का दावा, इसका मतलब क्या है? हमने देखा 18वीं सदी के आखिर में क्या क्या चीजें हुई, मराठों को भी इसने कुचल दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आपने इसके पहले देखा होगा टीपू सुल्तान के साथ भी यही हुआ सेम। अब 19वीं सदी स्टार्ट हो जाता है और उसी की स्टार्टिंग में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार मतलब अपना एरिया जो है बढ़ाने के लिए ना आक्रामक नीति, मतलब एक तरीके से खत्म करो मारो पीटो, इस पे चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये रहा, इसी के बारे में मैं बोल रही थी। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में इसने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। ठीक है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। मतलब इन सब ने बोला कि देखो भाई हमारी जो सत्ता है ना वो सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे बड़ी है, तो इसलिए हम सबसे ऊपर हैं, भारतीय राज्यों से ऊपर हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। तो ये इनकी आक्रामक नीति थी। तो मतलब ये अब पहले जैसा नहीं था, अब ये धमकी देंगे कि जो भी चीजें हैं ये हमारी हैं और हम सॉरी कि जो भी भारतीय रियासत है उसको अधिग्रहण करने या फिर उसको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हम सर्वोच्च हैं। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक मतलब बिना ऐसा तो चला नहीं कि स्मूथली चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि फिलहाल कर्नाटक में है, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो जो रानी चेन्नम्मा है ना, इन्होंने हथियार उठा लिया इन्होंने और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उनको गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। हर तरीके से समर्थन मिला, सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सिविल और जो दस्तावेज थे उसको नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो प्रतिरोध के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि जब रानी चेन्नम्मा ने भी इनका विरोध किया तो उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद से जो ये आते हैं जो संगोली के गरीब चौकीदार थे रायना, इन्होंने भी प्रतिरोध किया तो इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। ठीक है। तो कंपनी का ये आक्रामक नीति मतलब कैसे भी करके कुचल दो, बस सब कुछ हमारा होना चाहिए क्योंकि हम सर्वोच्च हैं। ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये फोटो है महाराणा रणजीत सिंह का दरबार है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ तक आपको एक एक चीज बहुत स्टोरी की तरह समझना, क्योंकि देखो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ लेता ना कि कब कौन सी लड़ाई हुई। हम डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वन लाइनर पूछता नहीं है, वो स्टेटमेंट लगाकर 2-3 पैराग्राफ लिख के फिर पूछेगा। तो इसलिए डिटेल में चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वैसे भी मैं इतना बोलना चाहूँगी कि सोशल साइंस सीटेट वाले जो पेपर्स होते हैं वो वनडे एग्जाम के जैसे नहीं होते हैं, काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछते हैं। ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो लाइक कर दीजिएगा। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से ना बहुत डरी हुई थी। ठीक है। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। फिर 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी शामिल कर लिया। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे तो इसने अपना हर जगह जो है कंट्रोल बना लिया था। ठीक है। पहले इसको रूस से डर था, फिर धीरे धीरे इसने सोचा कि कहीं उत्तर पश्चिम भी भारत जो है वो भी उधर ना चला जाए, तो इसलिए इसने उत्तर पश्चिम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, फिर वहां पर भी अपना एक कंपनी स्थापित किया अप्रत्यक्ष। फिर इसने सिंध को भी कब्जे में किया और पंजाब को भी कर लिया। ठीक है। तो ये सारी स्टोरी हो गई इनकी काफ़ी। उसके बाद से यहाँ से देखिए, ये है आपका विलय नीति, जो कि कई बार पूछा हुआ है और बेसिकली आप पूछता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी। तो ये नाम आपको याद रखना है, डलहौजी। ठीक है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे हम कहते हैं विलय नीति। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विलय नीति किसने दिया है, तो वो है डलहौजी। यह सिद्धांत, अब इसका मतलब क्या था, ये क्यों आया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की, मान लो कोई शासक है, कोई राजा है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है, मतलब उसकी लड़कियां हैं, लड़के नहीं है,
बेटे नहीं है तो जो उसकी रियासत है ना वो हड़प लिया जाएगा। ठीक है, मान लो कोई है राजा, उसकी सिर्फ 2 लड़कियां हैं, उसने अडॉप्ट किया है लड़का, अडॉप्ट लड़के पे भी ये नहीं चलता है रूल, खुद का अगर बेटा नहीं है तो वो जो चीज़ें हैं वो हड़प ली जाएगी। तो सेम यही चीज़ इस विलय नीति का मतलब था, इसका काफ़ी विरोध भी हुआ है। तो इसने जो नीति अपनाई थी विलय नीति, इसका लॉजिक ये था कि अगर किसी राजा का डेथ हो जाता है, उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है, तो उसकी जो पूरी रियासत है वो हम लोग हड़प लेंगे, यानी कि कंपनी का हिस्सा बन जाएगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर इसने कई जो राज्य हैं, कई साम्राज्य, उसको ना अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे कि सबसे पहला जो इसने हड़पा था ना वो था सतारा। 1848 में एक क्वेश्चन पूछता है कि विलय नीति का शिकार होने वाला सबसे पहला रियासत कौन है, तो सतारा 1848। संबलपुर, क्योंकि सारे ऑप्शंस लिख के पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है। संबलपुर 1850 में था, उदयपुर आपका, नागपुर और झांसी, ये सब अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, क्योंकि ये बोला गया कि देखिए भाई कोई पुत्र तो है नहीं तो इसको हम ही अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, फिर आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी कंट्रोल में ले लिया, इसी विलय नीति पे ही। तो इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया, तो लोगों ने पूछा भाई अवध को तुमने क्यों अपने हिस्से में ले लिया। ठीक है, तो इसने एक तर्क दिया, कहा कि देखो अवध की जो जनता है ना, अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए हम क्या करें भाई, हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए हम अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, मतलब बताइए, उन सबको तो हड़पा के चलो ठीक है, बेटा नहीं है मतलब पुत्र वारिस नहीं है, अवध को हड़प लिया और बोल रहा है कि जो नवाब है ना वो अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं और हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं ताकि हम अच्छे से शासन चलाएं, और जबरदस्ती हटा दिया। ठीक है, तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया कि हमारे ये प्रिय नवाब थे, इनको भी हटा दिया। तो ये जितने लोग थे ना, धीरे धीरे अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा कि किस तरीके से ये 1857 का जो विद्रोह है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा कैसे भड़क उठा था, ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अब आपने विलय नीति, तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भूलेगा विलय नीति का मतलब क्या है। डलहौजी के उस समय आया था और जिसका पुत्र वारिस नहीं है उसकी हम हड़प लेंगे। नाम है सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर भी है, झांसी भी है, अवध को भी हड़प लिया गया। अवध का रीजन जरूर पूछता है क्योंकि वो एक अलग तरीके से उसको हड़पा था उसने, इसलिए। ठीक है, नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की फोटो आपको याद होगी, ऊपर मैंने दिखाया था। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में एक तरीके से ना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ना केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी अपनी पूरी तरीके से सत्ता जमा चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिनको कहते हैं प्रेसिडेंसी। अलग अलग इकाई में बटे हुए थे, उन्हें कहते हैं प्रेसिडेंसी। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, नाम याद रखना, बंगाल, मद्रास और बंबई। और हर एक का शासन जो होता था वो गवर्नर के पास होता था। लेकिन सबसे ऊपर कौन, जैसे कि हमारे अगर आप देखो देश का, तो सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, प्रधानमंत्री जी की है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, उसी तरीके से जो सबसे ऊपर होता था वो होता था गवर्नर जनरल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए और न्याय के क्षेत्र में उसका सुधार खास तौर से उल्लेखनीय था। जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट समझाना चाहूंगी। काजी होता है एक न्यायाधीश और मुफ्ती होता है मुस्लिम समुदाय का न्यायविद जो कि कानून की व्याख्या करते हैं। महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, जिसे हम कहते हैं महाभियोग। ठीक है, ये टर्म्स भी पूछते हैं। तो आपने देखा कि लॉर्ड जो डलहौजी था उसके समय में काफ़ी फैल चुका था इनका शासन और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली थी। बंगाल, मद्रास, बम्बई, सबके पास अपना गवर्नर था, बट सबसे ऊपर था गवर्नर जनरल। यहाँ से देखिए 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, एक होगा आपका फौजदारी अदालत और दूसरा होगा आपका दीवानी अदालत। ये क्वेश्चन पूछता है। दीवानी अदालत का मुखिया होगा यूरोपीय जिला कलेक्टर। ठीक, यूरोपीय, सोचिए यूरोपीय जिला कलेक्टर होगा। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थे। तो काजी और मुफ्ती समझ गए होंगे आप,
इसलिए मैंने पहले ही बताया। तो फौजदारी में अभी भी काजी और मुफ्ती ही थे, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। तो इन्होंने एक 1772 से एक जो नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी ना, पहला था फौजदारी, दूसरा था दीवानी। दीवानी में अभी भी यूरोपीय जिला कलेक्टर ही था मुखिया, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। बट फौजदारी में अभी भी थे काजी और मुफ्ती, बट वही थे ना, उनके निगरानी में थे कलेक्टर के। तो ये एक नई न्याय व्यवस्था इनकी आती है 1772 में। ये लाइन मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट पूरी की पूरी लाइन पूछी हुई है। ओके, चलिए अब ये देखिए, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स पर एक मुकदमा चल रहा है, उसकी ये फोटो है। कितने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। इसके ऊपर आरोप लगाया था कि ये बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर ऐसा आरोप लगा था, और यहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है। ठीक है, जो कि 7 साल चला था। महाभियोग भी आप इसको बोल सकते हैं, महाभियोग का मुकदमा। यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड का ही है ये, कि अगर किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि इसने कुछ गलत काम किया है तो ये मुकदमा चलता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब यहां पर देखिए, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की ना अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। मतलब कई बार कोई दूसरा कुछ और बता रहा है, तीसरा कुछ और बता रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा था ना, इसको खत्म करना था और एक समरूपता लानी थी कि भाई ये तो अलग अलग, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो इसको खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम दे दिया गया कि तुम ही लोग करोगे, 11 पंडित। एनबी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। और ये आपसे रेगुलेटिंग एक्ट पूछता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछता है कि नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत किया गया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है, अब देखो, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा एक पोस्ट होता है। आज के समय भी यही है, डीएम वगैरह बनने का आपको पता ही है, लोगों का क्रेज होता है कि डीएम बन जाएंगे, सबसे बड़े बन जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। तो उस समय था ये भी, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। उसका मुख्य काम था टैक्स कर इकट्ठा करो तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। ठीक है, चलिए अब ये पढ़ते हैं कंपनी की फौज। कंपनी के साथ साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। ठीक है, देखिए, कंपनी के साथ जैसे भारत में उसने शासन किया, नई नई चीज़ें सामने लेकर आया, बट अभी भी जो उसका असली पावर था, असली जो उसकी सत्ता थी ना, उसकी सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही भी मुहैया कराते थे। ठीक है, फिर आता है 18वीं शताब्दी, जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक, मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग दिया जाने लगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें चेंज होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय कहते थे। इसका मतलब होता है, सिपाही से ही बना है आर्मी। ठीक है, तो ये सिपॉय का हिंदी मीनिंग भी पूछता है कि हम इसे क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। ठीक है, 1820 के दशक के जैसे जैसे युद्ध की टेक्निक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी एक रीजन ये था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां पर सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। ठीक है, अब ये मैचलॉक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। और मस्केट तो सभी को पता है, पैदल सिपाही द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती है, उसको बोलते हैं मस्केट। ठीक है, तो इसी वजह से ना जो घुड़सवार टुकड़ी थी इनकी जरूरत कम होती गई, क्योंकि एक रीज़न था कि जो वर्मा है, अफगानिस्तान है, मिस्र है, वहाँ पर भी लड़ रहे थे ये लोग, जहाँ पर सिपाही मस्किट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान भी रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा मेन हो गई थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। ठीक है, अब ये फोटो आप देख सकते हो, ये बंगाल का एक सवार है। ठीक है, मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। तो ये फोटो आप देख सकते हो,
19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का एक तरीके से ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा कंट्रोल, एक तरीके से बैलेंस, नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आती थी, बिकॉज जो पेशेवर सिपाही थे उनकी सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जो है वो जाति और कम्युनिटी की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। ठीक है, तो भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से तो वैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब इन लोगों को भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पेशेवर सिपाही किसी ना ये लोग खड़ा करेंगे तो ये सारी चीज़ें, मतलब अंग्रेजी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते थे कि जाति क्या है, समुदाय क्या है। लेकिन लोग तो अपनी जाति, अपना धार्मिक, ये सब नहीं छोड़ सकते हैं। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको अब हम पढ़ेंगे 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ कल ज़रूर देखना क्लास। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकला? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया बहुत तेज हुई और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। और भाप से जो चलने वाले जहाज थे ना, वो केवल 3 हफ्ते में समेट देते थे यात्रा। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। अब भाई पहले 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। ठीक है, तो लेकिन भाप तकनीक जैसे ही आई, इनका तो काम ही आसान हो गया। बस इनको मुश्किल से 3 हफ्ते में ही आराम से आ जाते थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% जो एरिया है, 78% आबादी पर कंपनी ने सीधा अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, देश के शेष भूभाग पर भी अपना इन्होंने कम आबादी बैठाई ली थी। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। ठीक है, देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब इसके आगे की कहानी ये पड़ेगी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है तो फिर से एक बार कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन फिर से वही है, आगे जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से दोबारा से गिर के फिर से उठ जाते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका सीटेट में भी पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है, और मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम बचा होगा जिसमें क्वेश्चन ना पूछा हो। और ये देखिए, ये आर्मी पेपर सेकंड में भी पूछा हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये विलय नीति जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घुमा फिरा के एक ही चीज़ पूछता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो विलय नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य पर कब्जा किया गया था? बताओ नाम। मैंने आपको बताया था ना, सतारा। सतारा पे किया गया था। अच्छा, अवध को क्यों कब्जा किया था? कुशासन, यही आरोप लगाया था कि नवाब जो है वो अपना ढंग से नहीं शासन चला रहे हैं भाई, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिसको कब्जा में लिया था वो था सतारा। बहुत ही आसान, बट यहाँ पर तो आसानी लगता है, एग्जाम में दिमागी घूम जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय नीति किसने पेश की थी? और ये आप सोचिए 2021 में पूछा है DSSB हायर लेवल के एग्जाम में। तो जितने भी TGT वाले स्टूडेंट्स हैं ना, बीएड वाले, अगर आप TGT के लिए जाएंगे सोशल साइंस से, तो आपके लिए NCERT मस्ट है। ये देखिए, और DSSB में तो वैसे भी नौकरी मिलने का तो ड्रीम तो होता ही है, काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, दिल्ली में ही रहना होता है, पोस्टिंग वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, और सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सेम DSSB का जो पेपर होता है फीमेल वाला, शिफ्ट 2 देखिए यहाँ पे लिखा है, उसमें पूछा था कि विलय नीति किसने पेश की थी? वही है डलहौजी, इसने किया था। ठीक है, तो बस ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नोट्स चाहिए हो तो यहाँ पर नंबर पे मैसेज करके आप शॉर्ट्स में नोट्स ले सकते हो, ताकि एग्जाम के पहले ना नोट्स वगैरह तो भाई अपना जरूर बनाना, अगर नहीं भी ले रहे हो तो भी अपना खुद से बना लो, क्योंकि रिवीजन करने के लिए नोट्स ही काम आएंगे। मैराथन वीडियो कभी काम नहीं आती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।